हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ऑटो केयर में। आज हम लेके आए हैं पढ़ा शासन व्यवस्था, जो कि जेपीएससी सिलेबस के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट बन सकते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। पढ़ा शासन व्यवस्था जो है ये मुख्यतः उरांव की शासन व्यवस्था है। उरांव एक जनजाति है। ऐसे झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिनमें से उरांव भी एक जनजाति है। इससे आगे हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ लिया है। आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको कृपया जाकर देख लें। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पढ़ा शासन व्यवस्था। पढ़ा शासन व्यवस्था जो है ये उरांव की शासन व्यवस्था है। परीक्षा में पूछ सकता है कि पढ़ा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें उरांव जो होगा वो आंसर होगा। जनजातीय दृष्टिकोण से ये दक्षिण भारत के द्रविड़ों से इनका संबंध है। जनजातीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो द्रविड़ जनजाति है उनसे इनका संबंध है। उरांव दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम की ओर से होते हुए सर्वप्रथम रोहतास क्षेत्र में आकर बसे, जहां चेरों, खरवारों एवं मुगलों से इनका युद्ध हुआ और इन्हीं युद्ध से वो तंग आकर वहां से भाग गए और छोटानागपुर झारखंड में प्रवेश कर गए। इन्हीं की संतानें आज माले कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह शासन व्यवस्था जो है मतलब पढ़ा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलता है। जब उरांव लोग यहाँ पर आ गए, प्रवेश कर गए, उस समय यहाँ मुंडा जनजाति लोग आगे से थे और इन लोग आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि जब उरांव यहाँ आए तो इनका आपस में युद्ध हुआ। इसी से माना जाता है कि मुंडा और उरांव आपस में मिलजुल कर रहे और इन्हीं के शासन व्यवस्था से मिलता जुलता इन्होंने अपना जो शासन व्यवस्था आगे जाके विकसित किया, उसी को पढ़ा शासन व्यवस्था कहा जाता है। एक दिन उरांवों का एक त्योहार होता है सरूल, जिसको मनाने में ये लोग व्यस्त थे। बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उसमें एक हड़िया नाम का एक पेय पदार्थ होता है, जिसको पुरुष लोग प्राय उसका सेवन करते हैं। उसमें कुछ नशा हो जाता है और इसी त्योहार के दिन मुगल लोग मौका देखकर इन लोगों पर आक्रमण कर देता है। परंतु पुरुष लोग उस हालत में नहीं होते हैं कि उनसे युद्ध कर पाए, परंतु उस समय उरांव लोगों की दो महिलाएं थी, जिनका नाम था सिनै देई और कलै देई। ठीक है, इनको उरांव की वीर वीरांगना कहा जाता है। इन्होंने अपने उरांव की तरफ से नेतृत्व किया। पुरुषों का वस्त्र धारण कर तीर धनुष अस्त्र शस्त्र जो भी इनका होता है वो लेके मुगलों से युद्ध किए थे। इन्हीं के याद में जनी शिकार नाम का एक त्योहार इन लोग मनाते हैं। ये जो जनी शिकार होता है, ये इस त्योहार में ये लोग पुरुष का वस्त्र धारण करते हैं और तीर धनुष लेके शिकार करने जाते हैं जंगल की ओर। तो उसी दिन के याद में जनी शिकार एक त्योहार मनाया जाता है जो उरांव से संबंधित है। ये परीक्षा में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उरांव लोग झारखंड में आके बसे तो यहाँ के जो जंगल थे उस जंगलों को उन लोगों ने साफ किया और खेती योग्य भूमि बनाया। तो इस प्रकार जिस भूमि को उन लोगों ने साफ करके खेती योग्य बनाया उसको भूइहर जमीन कहा गया और जिन लोगों ने ये काम किया उनको भूइहर कहा गया, मतलब भूमि का स्वामी। साफ करके खेती योग्य बनाया उनको भूइहर कहा गया और वो जमीन जो है भूइहर जमीन कहा गया। फिर उन लोगों ने वहीं पर धीरे धीरे एक घर बनाए और इस तरह गांव का विकास हुआ और वो जो गांव थे वो गांव भूइहर गांव कहलाया। भूइहर गांव अर्थात उरांव द्वारा बसाया गया गांव। ठीक है, गांव में जो अब उन लोगों ने धीरे धीरे अब जो है आगे हम लोग देखें कि मुंडाओं से शासन व्यवस्था जो था वही शासन व्यवस्था उन लोगों ने सीखा और इनका नाम दिया पढ़ा शासन व्यवस्था। इनका जो प्रधान होता था गांव का वो थे महतो। महतो जो थे गांव के प्रधान होते थे। ये मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रधान होते थे। इनके अलावा एक पाहान होते थे जो धार्मिक प्रधान होते थे। गांव के किसी भी तरह का धार्मिक कर्मकांड, पूजा त्योहार ये पाहान के द्वारा ही किया जाता था। एक पद होता था भंडारी। भंडारी जो होता था ये महतो का मुख्य सहयोगी होता था। महतो का सहयोगी होता था और इसका मुख्य कार्य था जो महतो के द्वारा जो भी आदेश है वो गांव वालों तक पहुंचाना और गांव वालों के द्वारा जो भी सूचनाएं मिलता है वो महतो तक लाना।
पुजार नाम का एक पद था जो था पाहन का सहयोगी। ये पाहन का सहयोगी था। पाहन के पूजा पाठ में ये पुजार जो है उनका सहयोग देते थे। महतो, पाहन तथा भंडारी को इनके कार्य के बदले कोई भी कर नहीं दिया जाता था। इनके बदले इनको एक भूमि दिया जाता था। ठीक है, जो महतो को जो भूमि या जमीन दिया गया उसको महतोई जमीन, पाहन को दिया जाने वाला पहनई जमीन और भंडारी को दिया जाने वाला भंडारगिरी जमीन कहा गया। और महतो का पद ही है जो वंशानुगत था। बाकी पाहन, भंडारी इन सबों का चुनाव होता था। ठीक है, और कोई भी ये तीनों का तीनों पद में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो बिना विवाहित अर्थात जिसका विवाह हो गया है वही महतो, पाहन या भंडारी बन सकता है। तो ये था। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि कई सारे भूइहर गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है। इसके अंतर्गत 7 गांव, 12 गांव, 21 गांव या 22 गांव आ सकते हैं। मतलब 7 गांव, 12 गांव या 21 गांव या 22 गांव मिलाकर एक पढ़ा बनता है और इस प्रकार एक पढ़ा पंचायत व्यवस्था बन जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख जो है, पढ़ा का प्रमुख जो होता है उसको पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा राजा के कार्य के संचालन में मुख्यतः इनके 5 सहयोगी होते हैं, जिनमें पहले होता है दीवान, फिर मंत्री, फिर कोतवाल, फिर पेनघरा, फिर गोड़ाई। इसके अलग अलग कार्य होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दीवान का कार्य होता है पढ़ा राजा का सहायक, मुख्य सहायक होता है पढ़ा राजा का। मंत्री पढ़ा राजा का प्रमुख सलाहकार होता है। कोतवाल विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब कोतवाल का मुख्य कार्य होता है पढ़ा राजा के आदेशों को जनता तक पहुंचाना और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको पढ़ा राजा के पास आके बताना। इसी प्रकार पेनघरा जो भी विभिन्न लोगों का सम्मेलन होता है, मीटिंग बैठक होता है, उसका पूरा संचालन पेनघरा करता है। गोड़ाई का मुख्य कार्य होता है विवादों में दोनों पक्षों को सुनना तथा पढ़ा राजा के पास उपस्थित कराना। जो भी दो पक्ष है इनके जो भी समस्या है उनको सुनेगा और पढ़ा राजा के पास लाएगा। पढ़ा राजा फिर उन पर सुनवाई करेगा। ठीक है, पढ़ा राजा का पद ही होता है जो वंशानुगत होता है। बाकी जितने भी पद हैं ये सबका चुनाव होता है। अब इसमें एक मुख्य बिंदु है, ये है विभिन्न गांवों का नामकरण। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है, पूछा जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले ये जानना है कि जैसे 7 गांव, 12, 21 या 22 गांव मिलकर एक पढ़ा बनता है और मान लीजिए 12 गांव मिलकर एक पढ़ा बना, तो इसमें से जो भी ये हैं इनके 5 सहयोगी जो पढ़ा राजा के, ये अलग अलग गांव के होते हैं और पढ़ा भी अलग गांव का होता है पढ़ा राजा। तो देखिए जिस गांव से पढ़ा राजा रहेगा उसको राजा गांव कहा जाता है। जिस गांव में पढ़ा राजा रहता है उसको राजा गांव। उसी प्रकार जिस गांव में दीवान रहेगा उसको दीवान गांव, जिस गांव में पेनघरा रहता है उसको पेनघरा गांव, जिस गांव में कोतवाल रहता है उसको कोतवाल गांव और बाकी जो गांव बचा उसको प्रजा गांव कहा जाता है। और प्रत्येक गांव को एक अलग अलग कार्य, विशेष कार्य सौंपा जाता है जिसको उन लोग पूरी निष्ठा से करते हैं। प्रायः एक गांव का दूसरे गांव के साथ जो विवाद होता है तो उसका निपटारा पढ़ा में पढ़ा राजा के द्वारा ही किया जाता है। कोई विशेष परिस्थिति में कोई गांव यदि चाहे तो वह दूसरे पढ़ा में जाके सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, किंतु पुराने पढ़ा के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता। इसे दूध भैया गांव कहा जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं कि दो अलग अलग पढ़ा के गांवों के बीच का संबंध को दूध भैया गांव कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जिस प्रकार कई सारे भूइहर गांव मिलके एक पढ़ा का निर्माण होता है, उसी प्रकार कई सारे पढ़ा मिलकर अंतर पढ़ा बनता है और इसका जो प्रमुख होता है
वो होता है पढ़ा दीवान। ये पढ़ा दीवान पढ़ा पंचायत व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। ठीक है। अब विभिन्न विवादों का निपटारा किस प्रकार होता है कि यदि कोई भी मैटर केस मान लीजिए आया भूंहर गांव के पास, जिसका प्रमुख महत्व होता है, वो उसका सलूशन नहीं कर पाया तो उसको भेज देगा पढ़ा के पास और पढ़ा राजा उसको देखेगा, और यदि पढ़ा राजा उसको सलूशन नहीं कर पाया तो वो अंततः भेजा जाता है अंतर पढ़ा, जिसका सलूशन करेगा पढ़ा दीवान। और चूंकि हम लोग देखें कि ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तो इनका डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। अब कुछ फैक्ट्स और हैं कि इनके कुछ महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उरावों के। तो अखड़ा, पंचों का बैठक, जहां पंचों का बैठक होता है, जहां पंच लोग बैठ के पंचायत करते हैं, उस स्थल को अखड़ा कहा जाता है, अखड़ा। इसी प्रकार सरना स्थल, जहां इनका देवता निवास करते हैं, और इनके जो सर्वशक्तिमान देवता होता है वो होता है धर्मेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुंडाओं का सिंगोंगा होता था, उसी प्रकार इनका धर्मेश होता है। और एक इंपॉर्टेंट ये है एड़पा। ये उरांव जनजाति का युवा गृह होता है। ये दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है जौ एड़पा लड़कों के लिए, और पेड़ एड़पा ये लड़कियों के लिए। और अंतिम में आता है एक श्मशान समाधि स्थल। उरांव का जो समाधि स्थल होता है उसको श्मशान कहते हैं। तो दोस्तों, ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का लेसन था, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो। एक बार में यदि समझ ना आए तो फिर से वीडियो देखिएगा, एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश किए हैं उसी प्रकार इसको लिखने का, ताकि आप लोग देख के उसका सही रूप से नोट्स बना पाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप नए हैं, और शेयर और लाइक बटन दबा दीजिएगा। और एक बात अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।